हेलो एवरीबॉडी। तो आज की शानदार क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की शानदार क्लास में हम लोग तीन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि आपके री एग्जाम यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनेगा। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखना है। और इस वीडियो में हम लोग साइंस से जुड़े क्वेश्चंस को कवर करेंगे, पॉलिटी से जुड़े क्वेश्चंस को कवर करेंगे और हिस्ट्री से जुड़े क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग साइंस के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद पॉलिटी और इसके बाद फिर हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखना है। और ये आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है कि यूपी पुलिस का एग्जाम हो रहा है और योगी आदित्यनाथ जी ने 6 महीने के अंदर यूपी पुलिस का एग्जाम कंडक्ट कराने का निर्णय भी दिया है। तो अब आप लोग के लिए गोल्डन चांस है। तो अब यूपी पुलिस के लिए एकदम मन तन धन से एकदम लग जाइए कि इस बार आपको वर्दी लेनी है तो कैसे भी करके लेनी है। तो माँ बाप का जो सपना है दोस्तों वो साकार करना है। अब वो समय आ गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को। तो हमारा टॉपिक बनेगा सबसे पहले कि साइंस। तो साइंस से जुड़े क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा कि हमारे शरीर का जो अधिकतम भाग है वो किससे बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा जल से बना है, ठीक है। यानी कि हम लोग अगर बात करें तो जो हमारे शरीर का अधिकतम भाग बना है तो जल से बना है, यानी कि 70% जल से ही बना है। तो ये आपको याद रखना है। तो डी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है। तो कौन सा तत्व है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। तो सी ऑप्शन है जो कि इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है, कौन सा होता है। राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। तो हमारा डी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है। तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। तो डी ऑप्शन है जो कि इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में जो तो टिश्यू होते हैं उसका निर्माण होता है तो किससे होता है। तो किससे होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि प्रोटीन से होता है। तो सी ऑप्शन है जो कि हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा कि शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग जो कि कीट के काटने से होता है। तो कौन सा रोग है जो कि कीट के काटने से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डेंगू। क्या हो जाएगा, डेंगू। तो बी ऑप्शन इसका हमारा क्लियर और शानदार राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है हाइड्रोफोबिया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि विषाणु के द्वारा होता है। तो सी ऑप्शन है जो कि इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर उच्चड़ी झिल्ली जो होती है उसमें सूजन आने से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मेनिंजाइटिस रोग होता है। तो डी ऑप्शन है जो कि इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। तो पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, तो दोस्तों जेनॉक साल्क साहब ने की थी। तो डी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो किससे। तो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि दूषित भोजन तथा जल से। तो बी ऑप्शन जो कि इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोलियो का कारण है किसके द्वारा, यानी कि पोलियो होता है तो किसके द्वारा पोलियो होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि विषाणु के द्वारा पोलियो रोग होता है। तो बी ऑप्शन है जो कि इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, यानी कि जब मलेरिया शरीर में हो जाता है तो शरीर का कौन सा अंग है जो कि प्रभावित हो जाता है। तो कौन सा अंग है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा। तो डी ऑप्शन है जो कि इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो कौन सा रोग है, तो राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। तो ए ऑप्शन है जो कि इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है शरीर में वो किससे बनी होती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा
कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये जो प्लाज्मा इस तरीके झिल्ली होती है तो ये प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो डी ऑप्शन है जो कि इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है। तो भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति होता है। तो ए ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो किस आर्टिकल के तहत, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 53 के तहत। तो सी ऑप्शन है जो कि इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है या कौन है। तो कौन है भैया, तो राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। तो बी ऑप्शन है जो कि इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो कौन होता है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो बी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र या आयु कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा कि 25 वर्ष होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन है जो कि इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। तो कब से लागू हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ था। तो डी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों की प्राक्कलन समिति। तो बी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो कितने वर्ष का होता है उनका कार्यकाल, तो 3 वर्ष का होता है। तो सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चंस बनेगा कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो बी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र दे सकता है लिखकर किसको, तो किसको दे सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। तो इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष की होती है। तो कितने वर्ष की आयु है, तो राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। तो डी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यानी कि अपॉइंट करता है। तो भारत का राष्ट्रपति। तो डी ऑप्शन इसका क्लियर आंसर हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो डी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद के तहत होती है। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति है किस आर्टिकल के तहत नियुक्ति होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 155 के तहत। तो सी ऑप्शन है जो कि इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है। तो कौन करवाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों कि उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल के पद की शपथ दिलाता है या ग्रहण करवाता है। तो सी ऑप्शन है जो कि इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है तो किसके प्रति, तो किसके प्रति होती है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। तो बी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा अगला कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है। तो कौन देता है कानूनी विषयों पर परामर्श, तो राइट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। तो ए ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। अगर सेशन शानदार लग रहा हो तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और साथ ही साथ दोस्तों शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो बी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। तो कब पारित हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा 2005 में। तो सी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो किस प्रकार होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष मतदान से। तो डी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, तो किसको सौंपा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। तो सी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है या किसको सौंपता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को। तो दोनों बातें आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो भारत का राष्ट्रपति वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा और जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। तो दो क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, तो दोनों क्वेश्चंस आपको याद रखना है, ठीक है। तो बी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कम से कम बहुत एग्जामों में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो आर्टिकल हमारा हो जाएगा 61 के तहत। तो बी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा, सभी लोगों को पता होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो संसद के किस सदन द्वारा महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जा, तो हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन के द्वारा। तो सी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक बनेगा हमारा जियोग्राफी। तो जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा इसका कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो भैया पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जब दोस्तों ये जब भारत से निकलती है तो यहाँ पे बांग्लादेश पड़ता है, तो जब बांग्लादेश में ये प्रवेश करेगी तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो गंगा नदी है तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करेंगी, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाएंगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सी वो नदियां हैं जो कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों एक तो गंगा हो गई और दूसरी हमारी हो गई ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी हो गई? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो बांग्लादेश में इन दोनों नदियों को किस नाम से जाना जाता है? एक तो पद्मा के नाम से जाना जाता है और एक को जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यही दो नदियां हैं जो कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। क्वेश्चन बनेगा कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ए ऑप्शन है जो कि इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल है। तो यमुना नदी है जो कि कहाँ से निकलती है भैया? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बंदरपुंछ से निकलती है। तो बी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी है जो कि किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। तो डी ऑप्शन है जो कि इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो भैया सांगपो के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत में जब आती है तो सांगपो के नाम से तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। तो डी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा कि नर्मदा घाटी किन पर्वतों के बीच है या किन श्रृंखलाओं के बीच है, या आप इसे कह सकते हैं कि नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच होकर बहती है। ऐसे क्वेश्चंस 2-3 प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो भैया तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी से नर्मदा नदी निकलती है, इन दोनों पर्वत से होकर। और कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से। यहाँ से सतपुड़ा हो गया, यहाँ से विंध्याचल पर्वत श्रेणी हो गई और यही अमरकंटक और यहीं से नर्मदा नदी निकली है। या आप इसे कह सकते हैं नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो याद रखना है, ठीक है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस कह रहा है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जानी जाती है। तो जब यहाँ से गंगा नदी आई, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आई,
तो जब ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करेंगी तो संयुक्त धारा ये जब आपस में मिलेगी तो मेघना के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, किस नाम से? मेघना के नाम से। ठीक है, यहीं से सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, यही दो नदियां करती हैं, तो याद रखना है। तो सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अमरकंटक से निकलती हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। के बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु बना है? तो किस नदी पर बना है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि गंगा नदी। तो डी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। के बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? तो ताप्ती नदी है, तो बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सिंधु नदी भी अरब सागर में गिरती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सिंधु नदी हो गई। ठीक है, सिंधु नदी भी अरब सागर में गिरती है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चंस बनेगा अगला कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी कि माजुली का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? तो माजुली द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है भैया? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो डी ऑप्शन है जो कि इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा, यही माजुली द्वीप का निर्माण करती है। क्वेश्चन बनेगा अगला कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ए ऑप्शन है जो कि इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। बनेगा कि सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? तो सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। बनेगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। अगर भारत में पूछे तो दोस्तों स्वामीनाथन यानी कि एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है हरित क्रांति के जनक भारत में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो बताओ हरित क्रांति का संबंध किससे? ये क्वेश्चंस को मैंने बहुत बार रिवीजन कराया है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि गेहूं के उत्पादन से है। ठीक है, सभी लोगों को पता होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे है भैया? तो राइट आंसर हो जाएगा है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति से, यानी कि तीनों क्रांति से इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है। तो ऑप्शन से डी है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे है भैया? तो राइट आंसर हो जाएगा प्याज से। ठीक है, तो डी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा कि काली क्रांति का संबंध किससे है? तो काली क्रांति का संबंध किससे है? तो कच्चा तेल उत्पादन से है। तो सी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा कि भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध तो मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन से। तो सी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला टॉपिक बनेगा हिस्ट्री से रिलेटेड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो 1915 में। तो ए ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो भैया राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? सभी लोगों को पता होगा, चंपारण। तो सी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारदोली। तो सी ऑप्शन है जो कि इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था? तो कहाँ पर दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। तो डी ऑप्शन है जो कि इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो कौन सी घटना थी जो कि सबसे पहले हुई थी? तो चंपारण सत्याग्रह।
तो डी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से शुरू किया था? तो बिहार में कहाँ से शुरू किया था? तो ये चंपारण से। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण के नाम से ही इन्होंने अपना सत्याग्रह शुरू किया था। तो डी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1530 में हुई थी। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, यानी कि बाबर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। ठीक है, और बाबर ने पहला युद्ध कब लड़ा था? तो पानीपत का युद्ध लड़ा था और 1526 में ईस्वी में लड़ा था। ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था और इसमें तो बाबर की जीत हो गई। यानी कि ये पता चलता है कि बाबर ने आज तक किसी भी युद्ध में हार नहीं मानी, हर युद्ध जीतता रहा और फिर आखिरी में 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। अब एक आप लोग याद रखना, एक ट्रिक है जो कि बाबर से रिलेटेड जितने भी युद्ध हैं कि कौन कौन से युद्ध बाबर ने लड़े हैं। तो ट्रिक याद रखना, पीके चंद्र घाघरा में। ठीक है, ये एक ट्रिक है। यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, तो पानीपत का यहाँ पे प्रथम युद्ध हो जाएगा। फिर इसके बाद खानवा का युद्ध इन्होंने लड़ा था, फिर इसके बाद चंदेरी का युद्ध लड़ा था, फिर इसके बाद तो घाघरा का युद्ध लड़ा था। इससे हो जाएगा मृत्यु, यानी कि 1530 में इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ से 1526, 1527, 1528 और 1529, यानी कि इन्होंने 4 युद्ध लड़े। पानीपत का प्रथम युद्ध और इसके बाद खानवा का युद्ध, ठीक है, 1527 में लड़ा। चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा और 1529 में तो घाघरा का युद्ध लड़ा। ठीक है, और इसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है 1530 में। तो याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। क्वेश्चन कह रहा कि गांधी का चंपारण आंदोलन था, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नील कर्मियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ये चंपारण आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन बनेगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। तो बी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो किसने कहा था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू ने कहा था। तो बी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। तो ए ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि चंपारण में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा कि 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ठीक है, तो तिनकटिया शब्द का मतलब ये बनता है। तो ए ऑप्शन है, क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो किस आंदोलन से संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है करो या मरो का नारा। क्वेश्चन बनेगा कि किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब को हुआ था। तो ए ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मत का युद्ध 1658 में लड़ा गया था और ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच धर्मत का युद्ध 1658 में लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई। क्वेश्चन बनेगा कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? तो हॉकिंस को भेजा था। तो सी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था, तो किसके शासनकाल में आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। तो सी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि सम्राट जहांगीर को दफनाया गया था या दफन किया गया था, तो कहाँ पर किया गया था? तो लाहौर में किया गया था। तो सी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा को फारसी में लिखी थी? तो किसने लिखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। तो जहांगीर पढ़ा हुआ व्यक्ति था,
तो इन्होंने अपनी आत्मकथा को फारसी में लिखा था। क्वेश्चन बनेगा कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किससे नियुक्त किया था? तो किसे नियुक्त किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद को। तो डी ऑप्शन है जो कि इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? तो किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? गुरु अंगद ने। तो डी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन जो कि दान में देती थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रामदास को, गुरु रामदास को। तो बी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका हमारा सी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट आया था? तो 1498 में आया था। तो इसका हमारा डी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। तो हमारा सी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, तो सी ऑप्शन है जो कि क्लियर आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हिस्ट्री, साइंस और पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ईमानदारी से चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं, अगर आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ इस टॉपिक में, और जो मेरे क्वेश्चंस हैं, जो वीडियोस हैं वो आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं और भी अच्छे इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगा जो कि आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट बनेगा। तो अगली क्लास पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा।